पिछली क्लास में हमने वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है वो, और किसी वेक्टर के पैरेलल को यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है वो सब जान लिया था। और साथ ही साथ लास्ट में जाते जाते हमने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आ रही बात ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, नहीं याद है? बहुत अच्छे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में पहला क्या था बताएंगे आप? सर ए डॉट बी इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला बच्चों, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अब आज हम बात कर लेते हैं इसकी भी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो किन्हीं दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि उसी को क्या भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी को क्या भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब, ध्यान दो इधर, है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप, है ना, बता रहे हैं अभी। वेयर ए क्या है, ए क्या है, ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नहीं समझे? ईटा कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला जुलाकर ये कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी करने से जो नया क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर ही होगी, और वो वेक्टर जो ए क्रॉस बी करने से जो नया वेक्टर बना होगा वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? चलो एग्जांपल्स मैंने शायद कुछ कराने शुरू किए थे और पहला एग्जांपल नंबर 13 तक हो चुके थे। बस यहीं से शुरू करते हैं कहानी, क्योंकि पहले एक बार आंसर निपटा लेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे कुछ। एग्जांपल नंबर 14 की तरफ बढ़िए, देखिए एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है सर? एग्जांपल 14 में दिया है इफ ए इक्वल टू 5 आई कैप, वेक्टर ए इक्वल टू, नहीं कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस बी कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और आपसे कहा फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मोइन बात ना करो सब, ए और बी कोई दो अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं, हमें उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेरी गुड, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छे, करिए जल्दी से, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। देखो ए डॉट बी मतलब ये तो एकदम आसान है ना भाई, देखिए कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस करेंगे तो अपना समझ आ जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूला लगाइए। एग्जांपल नंबर 14 में क्या करना है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मतलब आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट बी कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर। सगुन समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, सगुन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा सर आई वालों को आई वालों के साथ मतलब 1, जे वालों को जे वालों के साथ मतलब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा सर 3, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट 3, हाँ ठीक है माइनस के, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1 खत्म, माइनस का 1 अपॉन 3 मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 3, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, हो गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, ये हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चलो यार, अरे सुनो भाई, ठीक है, पता नहीं क्या क्या करते रहता था।
एग्जाम्पल नंबर 15 प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एग्जाम्पल नंबर 15, ए इक्वल टू इतना, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है कितना, 5 i कैप माइनस जे कैप, 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस सी के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू कितना, i कैप प्लस सी जे कैप माइनस 5 के कैप, i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, और फिर हमसे कहा देन शो दैट वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। सुनो बच्चों, ध्यान लगाओ, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। करिए, प्रूफ करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी निकालेंगे, फिर ए माइनस बी निकालेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर होंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की शर्त तो पता है ना, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, करिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर करिए जल्दी। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला लिख लेंगे इसके बाद, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है क्या, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए डॉट ऑन बी। इसके बेस पर एग्जांपल नंबर 16 है जिसमें कहा गया वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, करिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, बहुत अच्छे। आप देखो ये फॉर्मूला लिख करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक मैं करवा दे रहा हूं जिन लोगों का नहीं हुआ। वेक्टर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 + 1 6i माइनस 2j प्लस 2j होगा, माइनस का 1j और प्लस का 3j, तो प्लस का 2j माइनस 3 और माइनस 5 जोड़कर कितना हो जाएगा, माइनस का 8k। ये तो आ गया सर ए प्लस बी, और फिर निकालेंगे ए माइनस बी, तो सर आई वालों में से आई वालों को घटा देंगे, मतलब 4i माइनस j और माइनस 3j, माइनस का 4j माइनस 3k और माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस का 5k, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 2k। ये दो वेक्टर आ गए, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। क्या होगा ये, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24, फिर ये कितना हो जाएगा -8, तो कितना हो जाएगा -16। समझ रहे हो ना, कितना आ गया 0। सर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी 0 के इक्वल आ गया, इसलिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। लव समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे, पक्का? हाँ, 5/3√6, वेरी गुड। आते एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल नंबर 16 आर्यन समझ में आया तुम्हें? 15 ए प्लस बी, हाँ ए का बी पर निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी। ठीक है ना, ये करना है, ए का पहले बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है ना, अभी बताते हैं। ठीक है ना, देखो देखो
अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो ये आ जाएगा सीधे सीधे ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो भाई ए डॉट बी पहले कर लो, कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, कितना बोलो भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा i डॉट i 1, बोलो ना भाई 6, फिर प्लस का कितना आ जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 6, ये कितना हो गया ऊपर 8 अपॉन रूट 6, हाँ ठीक है 10 बाई रूट 6, 10 बाई रूट 6। क्या किया इसको ऊपर नीचे रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, बहुत अच्छे, रूट 6 अपॉन रूट 6, ये हो जाएगा आपका कितना 10 रूट 6 अपॉन 6, ये 5 ये 3, आंसर 5 रूट 6 अपॉन 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर देंगे तो मुझे खुशी होगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने जानबूझ करके वेक्टर की ना थ्योरी नहीं पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था मोस्टली चीज़ें तो आपको पता ही हैं, सीधे क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। और खाली क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है, उससे तो कुछ आता नहीं है। देखिए इसने क्या कहा, फाइंड एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू, हमें फाइंड a माइनस बी का मॉड, मतलब हमें यही निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड हमें फाइंड करना है। क्लियर? इफ द टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b आर सच दैट, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर सच दैट वेक्टर a इक्वल टू 2 और वेक्टर b का मॉड इक्वल टू 3, ये चीज गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, ये निकालना है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, a डॉट b दिया है 4 के इक्वल, a डॉट b इक्वल टू 4। ध्यान से सुनो, आपको दिया है मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 2, मॉड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 3 एंड a डॉट b इक्वल टू 4। तो आपको बताना यह है कि a माइनस बी का मॉड क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज बार बार कह रहा हूं, प्रॉपर्टीज पढ़ो तो बात समझ में आती है। क्या अगर मैंने आपसे पूछ लिया a डॉट a बताओ क्या होता है, वेरी गुड, a डॉट a इक्वल टू क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर, कैसे आया बताओ। हम कहेंगे सर ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू दोनों जब एक ही सेम वेक्टर है तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो cos 0। समझ पा रहे हो कि नहीं, a डॉट b बराबर a b cos थीटा होता है, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, मॉड a का ये क्या बन गया समझो होल स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो a डॉट a बराबर मॉड a का स्क्वायर होता है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, समझ गए ना। a डॉट a बराबर मॉड a का स्क्वायर, b डॉट b बराबर मॉड b का स्क्वायर, c डॉट c बराबर मॉड c का स्क्वायर। क्लियर? मैं ये क्यों बताने लगा आपको, क्योंकि सर ये जो मुझे निकालना है ना ये मॉड में दिया हुआ है हमें, और हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहां से मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो तो मैं इसको सीधे लिख दूंगा मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मॉड a का स्क्वायर बराबर होता है a डॉट a, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैंने इसको एक वेक्टर मान लिया तो इसका स्क्वायर इसके मॉड का स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा सर, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। नहीं समझे? पक्का? अब जरा बताएंगे क्या आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा सर a डॉट a, फिर ये आ जाएगा a डॉट b, फिर ये आ जाएगा सर माइनस का b डॉट a, और फिर ये आ जाएगा सर माइनस प्लस का b डॉट b। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? लव नहीं, बच्चे से नहीं समझ पा रहे हो, एकदम आसान है भाई, ये सबसे आसान है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने कहा मॉड a का स्क्वायर a डॉट a होता है, तो मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर ये सेम वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, लेकिन प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। अब बताओ a डॉट a क्या हो जाएगा, बोलो फिर से सर, ये हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर माइनस का a डॉट b, स्केलर प्रोडक्ट में ये कहानी होती है a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर है ना? इसका मतलब a डॉट b और b डॉट a सेम है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अब b डॉट b क्या हो जाएगा सर, प्लस का मॉड b का स्क्वायर,
इसकी मुझे वैल्यू पता करनी है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। मॉड ए की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी है 4, मॉड बी का स्क्वायर कितना दिया है, तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 4 13 में से 8 गया 5। अब ये हो जाएगा मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मॉड ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सर ये आ जाएगी √5। खत्म बात। बोलो समझ में आएगी? नहीं नहीं, क्यों नहीं बोलो? ये बोल रहा है प्लस माइनस होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इधर मॉड लगाया अभी। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ मॉड को नेगेटिव नहीं बनाना है, क्लियर है ना? मॉडलेस के अंदर कुछ भी लिखा हो हमेशा प्लस होता है। स्क्वायर हटाने के बाद भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस में ही लेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे, नोट करो जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 भी देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कहा, इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर एंड, क्या दिया है, वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, एंड x माइनस ए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको ज्यादा आसान मानते मानते इसको ऐसे जल्दी जल्दी करा दूं और आप टेंशन में आ जाएं। मुश्किल लग रहा है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ है नहीं, इसलिए कराया जा रहा हूँ बस लाइन से, ठीक है ना? मुकुल नहीं आ रहा क्या? ठीक, तो क्या होगा, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, वैक्टर x प्लस वैक्टर a इज इक्वल टू 8। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और फाइंड मॉड ऑफ x। मोइन देखो, मोइन बता नहीं रहा है कि समझ पा रहा है कि नहीं। फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर x। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं। कर देखो एकदम आसान तो है, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो, थोड़ा है ना लफ नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो बताओ क्या होगा, मॉड x माइनस ए इंटू मॉड एक्स प्लस ए। तो हम सर इसको खोलेंगे वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा 8 के इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, दोनों सेम है कट जाएंगे। क्या देखिए, मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर? और क्या दिया क्वेश्चन में, कुछ दिया था क्या? a एक यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8। तो ये हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर बराबर 9, मतलब मॉड x बराबर 3। क्लियर? बहुत अच्छे, नेक्स्ट तरफ बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 19 है ना, एग्जाम्पल नंबर 19। आदित्य समझ में आया कि नहीं? मुकुल पक्का? ठीक, आर्यन समझ में आ रहा है ना? ठीक, एग्जाम्पल नंबर 19 देखो। एग्जाम्पल नंबर 19 में कहा गया है, सर फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी ऑलवेज हैव वेक्टर ए डॉट बी का मॉड इज ऑलवेज, हमें ये प्रूफ करना है, ऐसे समझिए आप, ए डॉट बी का मॉड हमेशा मॉड ए इंटू मॉड बी से कम होता है। नहीं समझे? ये प्रूफ करना है, कॉची-श्वार्ट्ज इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना? देखिए प्रूफ दैट, आप ऐसे समझ लीजिए क्या लिख रहा है, प्रूफ दैट कॉची-श्वार्ट्ज इक्वेशन, ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? हाँ, CAUCHY कॉचीज फॉर्मूला भी है, वो जो आप आज क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे, वो भी उसी का तो है। अरे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी कॉची फॉर्मूला ही है। लैम्डा इसी से बताया
भाई इतना आसान पेपर में भी ये हालत है, तो हो चुका था ना। हाँ मान जाओ भाई, मान जाओ है ना। देखो a डॉट बी का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड a डॉट मॉड सॉरी मॉड a इंटू मॉड b, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे भाई बताओ ना। पहले हम लोग ले लेंगे क्या, हाँ वेरी गुड, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितने के इक्वल होता है, मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा कॉस थीटा, या ये भी कह सकते हैं a डॉट b अपॉन, है ना। अगर मॉड a और मॉड b 0 के इक्वल नहीं है तो मॉड a डॉट b कितने के इक्वल हो जाएगा, मॉड a डॉट b ऊपर मॉड क्यों लग गया, चलो ठीक कोई बात नहीं, ये हो जाएगा मॉड a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। एक बार दोनों का मोड ले लिया, फिर से दोनों तरफ का मोड ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा a डॉट b का मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो हम कह सकते हैं मॉड a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b वेक्टर है लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो हम इस कॉस थीटा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं मॉड a डॉट मॉड b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, खत्म बात, नोट कर लीजिए, बस इतना ही करना। हाँ अरे समझ में आया कि नहीं ये, लब देखो ध्यान सुनो एक बार फिर, a डॉट b बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, तो फॉर्मूला होता है ना। तो हमने क्या कर दिया, इस कॉस थीटा को वहीं रखा, इसको नीचे ले गए, अब दोनों तरफ का मोड ले लिया। अब इन दो मोड के ऊपर डबल मोड लगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मोड में लिखे हैं, वो तो पहले से मैग्नीट्यूड लिखे हैं। तो मोड लेने पर ऊपर हमने मोड लगाया, इधर भी मोड लगा दिया, ठीक है। अब ये जो मोड में लिखा है a डॉट बी अपॉन दिस, इसका ये जो मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा, तो हम जानते हैं सर कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती, हमेशा 1 से छोटी या तो 1 के इक्वल, मैक्स टू मैक्स जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, बस 1 तक। कॉस कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, हमेशा 1 से छोटा है, 1 के इक्वल। नहीं समझे, बहुत अच्छे। तो इसलिए कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 1। ये थीटा चाहे कुछ भी रहे लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, तो ये 1 से छोटा हो गया। अब इसको फिर उधर ले गए मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 दोनों एग्जाम्पल बचे, 10.2 और 10.3 पूरी आराम से कर सकते हो घर पे बैठ करके, लेकिन ये आप करते उरते हो नहीं, यही बस सबसे समस्या है ना। घर पे बैठ कर जब तक नहीं करोगे क्वेश्चंस तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। भूल निकाल दो भाई दिमाग से, पेपर में ये देख रहो, इतना आसान पेपर में भी हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। इस पेपर को 1% भी आप ये नहीं कह सकते कि सर ये, मैं ये कहूंगा कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट में भी नहीं है, मॉडरेट के नीचे नीचे है, तो है ना भाई, कहता इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो ये मॉडरेट के बियॉन्ड भी नहीं गया, मॉडरेट के नीचे नीचे है, तो है ना। तो इसलिए ध्यान लगाओ भाई, इतना आसान पेपर अगर आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। और इतना पेपर, अच्छा ये बात रही केवी के प्री बोर्ड को लेकर के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि पेपर इसी टाइप के आते हैं एग्जाम में, जब बोर्ड में आएगा इसी टाइप का आएगा, समझ ना। क्योंकि केवी के जो प्री बोर्ड हो रहे हैं ना, वो समझो भाई बोर्ड में भी तो वही सब बैठते हैं ना, बोर्ड का पेपर बनाने के लिए वही सब टीचर्स पेपर बनाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा बस, कह सकते हैं हल्का फुल्का हो सकता है बढ़ जाए, अब ध्यान लगाओ इधर, ठीक है। इसने कहा फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सुनिए भाई, एग्जांपल नंबर 20 में कहा है फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी ऑलवेज हैव, इसने कहा किन्हीं दो वेक्टर के लिए आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर अभी तो हमने प्रूफ किया है ए डॉट बी का मॉड, अभी हमें प्रूफ करना है वेक्टर ए प्लस बी का मॉड हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड,
नहीं समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी दो वेक्टर के लिए, दो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके सम का मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम के से छोटा है या उसके इक्वल होता है। क्लियर? अब इसके लिए क्या लगाओगे, बताओ दिमाग क्या लगाओगे? हम कहेंगे सर वी नो दैट, एग्जाम्पल नंबर 20 है ये, ठीक है ना? हम यहां से शुरू करेंगे, वी नो दैट। क्या क्या जानते हैं सर? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, बताओ कितने के इक्वल होता है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर हमें किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर निकालना हो तो उन दो उसी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, तो ए डॉट ए हो जाएगा। अब ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, मल्टीप्लाई कराओ, बताओ क्या आ जाएगा? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। समझ गए? क्या हो जाएगा? मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। नहीं समझे? हो गया? बहुत अच्छे। अब बच्चों एक बात बता दो मुझे देख करके, ये क्या है? ये अगर मैं इसका क्या ले लूं, अभी तो ये हो गया। अगर मैं a डॉट बी को लिख सकता हूं, इसका मॉड ले लूं, a डॉट बी का जो मॉड होता है, मॉड वो क्या होता है? मॉड ए और मॉड बी के मल्टीप्लिकेशन से छोटा होता है। ये रही कहां? ये रही, ये वाली आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैंने अगर यहां पर ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो ये इक्वल चल रहा था, इक्वल, लेकिन अगर मैं इस a डॉट बी की जगह पर a डॉट बी का मॉड ले लूं तो मैं क्या पाऊंगा कि a डॉट बी का जो मॉड होगा वो इससे छोटा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो x यानी कि हो जाएगा आपका इज इक्वल टू मॉड, सॉरी इक्वल नहीं, अब लेस देन और इक्वल टू कितना? मॉड a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड a डॉट b का प्लस मॉड b का स्क्वायर। नहीं समझे? अच्छा एक और बात बताता हूं, छोड़ो सारी बात। a डॉट b, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू a डॉट बी, x हमेशा अपने मॉड से या तो छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। क्लियर है? x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। नहीं समझे? 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब या तो 4 से छोटा होगा तो 4 के इक्वल होगा, 4 के इक्वल ही आ जाएगा वो। क्लियर? तो मैंने a डॉट बी को लिख दिया, a डॉट बी का मॉड, a डॉट बी का मॉड इस a डॉट बी से पक्का छोटा ही होगा। नहीं होगा? बस यही एक क्वेश्चन है, पूरे में यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, और वो भी कुछ नहीं है। एक बार फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये बात समझो पहले। यहां x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड x फॉर ऑल x। नहीं समझे? जैसे 4 क्या होगा? -4 रखो चाहे +4 रखो, 4 के इक्वल ही आएगा। 5 -5 रखो चाहे +5 रखो, 5 के इक्वल ही आएगा। क्लियर है? फॉर ऑल x हमेशा अपने मॉड से क्या होता है? छोटा या तो उसके इक्वल होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब छोटा, अब देखो ठीक है ना, अभी छोटा कभी देखेंगे कि छोटा कहाँ पड़ रहा हो। कोई है ऐसा दिमाग में आ रहा है केस जिसमें कि x जो है वो अपने मोड से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। -2 रखेंगे तो 2, हाँ इधर x को -2 रखेंगे ना, सही से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का मॉड होता है कि नहीं? अरे यहाँ x के जगह -2 रख के देखो ना, और इधर भी -2 रख के देखो, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? -2, और ये हो जाएगा क्या? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ -2। क्लियर? अगर 3 रख के देखोगे तो 3 लेस देन और इक्वल टू 3। बताओ इस वाले में क्या है? ऊपर वाले में, यानी यहाँ अगर मैंने 3 रखा तो ऊपर वाले में तो फुलफिल कर रहा है लेस वाली कंडीशन, और नीचे वाले में फुलफिल कर रहा है इक्वल वाली कंडीशन। समझ गए? तो इसका मतलब किसी भी नंबर का मॉड, यानी कोई भी नंबर अपने मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा या इक्वल होता है। तो ये जो a डॉट बी, आप इसको पूरे को एक नंबर मान लो, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट करके हमेशा एक स्केलर आंसर आता है। पता है ना आपको ये बात? तो इसका मतलब ये नंबर इसके मॉड से पक्का छोटा ही होगा हमेशा। तो हमने इसकी जगह पर ये रख दिया, तो यहां पर इक्वलिटी की बजाय क्या लगा दिया?
लेस देन और इक्वल टी। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? बहुत अच्छे। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, है ना? देखो एक मिनट, देखो तो अभी क्या करेंगे, अब बताओ, यहां हो जाएगा भाई मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, मॉड ए का स्क्वायर प्लस, हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो होता है ये इससे लेस देन और इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पर क्या भी लिख सकते हैं, पहली बात तो ये पहले छोटा है और ये जो टर्म है ये इससे भी छोटा है, तो समझो ये वाला टर्म और बड़ा हो जाएगा अगर मैंने उसको उधर रख दिया। अरे भाई एक बात बताओ ना, मान लो मैंने कह दिया 3 लेस देन 7, ठीक है, तो 3 लेस देन 8 भी तो है, 3 लेस देन 9 भी तो है, 3 लेस देन 10 भी तो है कि नहीं है? क्लियर है? यानी कि अगर मैं 7 को और बड़ा कर दूं तो ये तो होल्ड करेगा ही करेगा ना, ये इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी, तो मैं इससे बड़ा नंबर अगर यहां लिख दूं नीचे इसके, तो वो तो फिर ये अभी भी क्या ही रहेगा, लेस देन ही रहेगा इधर वाला। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। नहीं समझे? पक्का? इस ए डॉट बी के मॉड की जगह पर ये लिख दिया, ये और ये टर्म इससे भी छोटा है तो ये पूरा छोटा हो गया। क्लियर? अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसको कह सकता हूँ मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, पूरे के अंदर अब देखिएगा यहाँ ऐसे, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। स्क्वायरिंग दोनों तरफ से हटा देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए प्लस बी का मॉड लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। समझे? किन्हीं दो वेक्टर का सम करके अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम से या तो हमेशा छोटा आएगा या तो इक्वल आएगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं आएगा। दो अलग अलग वेक्टर के, बार बार कह रहा हूं, दो अलग अलग वेक्टर के सम का मॉड निकालें अगर हम लोग, तो वो उन दोनों अलग अलग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से या तो छोटा आएगा या तो इक्वल आएगा। समझ में आया ये चीज? पक्का? बहुत अच्छे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं इसको भाई? अब ऐसे समझो, आपको नोट कितना करना वो मैं बस वो हटा देता हूं, बाकी सब बताओ। हाँ वेरी गुड। अगर हमने कोई दो वेक्टर ले लिए, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिए, अगर मैंने एक वेक्टर लिया ये वेक्टर ए और एक वेक्टर लिया ये वेक्टर बी, तो बताओ इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा, यानी वेक्टर सम। तो हम कहेंगे सर ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नहीं समझे? आप मुझे एक बात बताओ, वेक्टर ए का मॉड मतलब इस वाली साइड की लेंथ, वेक्टर बी का मॉड मतलब इस वाली साइड की लेंथ, ए प्लस बी का मॉड मतलब इस वाली साइड की लेंथ। और सर ये तो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा या तो उसके इक्वल होता है, यानी कि दो साइड का सम, यह है दो साइड का सम, ठीक है ना, तीसरी साइड से बड़ा, नहीं सॉरी, दो साइड का सम ये है, एक साइड ये एक साइड ये, दो साइड का सम तीसरी साइड ये है ए प्लस बी, इससे बड़ा या तो उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई डाउट है? नहीं। तो इसी इक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या भी कहते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मॉड और इसके मॉड का सम है ना, वो इस तीसरी वाली साइड के मॉड के सम से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखिए, इसने कहा प्रूव दैट, आखिरी क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 21, शो दैट, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। शो दैट एग्जांपल नंबर 21, पॉइंट ए का वेक्टर दिया गया है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी का वेक्टर दिया गया है, बी पॉइंट का वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर सी दिया गया है 7i कैप माइनस k कैप। तो आपको बताना है ए बी सी आर कोलिनियर।
वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, प्रूव दैट वेक्टर ए बी सी, नहीं वेक्टर नहीं, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, हमें ये प्रूव करना है। मैंने इनके ऊपर वेक्टर क्यों लगा दिया, तो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है ना, ओके। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी आर कोलिनियर, करिए। क्या बच्चे, नहीं ट्रायंगुलर, हाँ ट्रायंगल से आप ऐसे मान लो ना 3 पॉइंट है ये, मान लो कि ये किसी एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं। अगर ये किसी एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट होंगे, वैसे भी कई बार बता चुका हूं, अगर ए बी सी कोलियन होगा तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो जाएगा। किससे, हाँ ट्रायंगल का ए 0 कर दो, वो भी हो जाएगा। हाँ सही हो, लेकिन अभी उसने जैसे हमसे कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा सही। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हमें ये प्रूव करना है ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड निकालिए और फिर उसके बाद ए बी प्लस बी सी को ए सी के इक्वल प्रूव कर दीजिए। गलत नहीं है वो भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आप इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल प्रूव कर दें तो भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है, ठीक है ना। 0 के इक्वल प्रूफ होना मतलब कोलिनियर हो जाना, ठीक है ना, ठीक है। ऊपर से ठीक करिए, जल्दी जल्दी करिए भाई, जल्दी कर लो इस क्वेश्चन को। पहली बात ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, पॉइंट के। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ ये भाई ये ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहले तो आप ए बी वैक्टर निकालिए, फिर बी सी वैक्टर निकालिए, फिर ए सी वैक्टर निकालिए। बताओ ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए करके, समझ गए ना। बी सी कैसे निकलेगा, सी माइनस बी करके। ए सी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए करके। जरा निकालो जल्दी से, लव है ना, ए बी बी सी सब निकालो। हाँ हाँ ओरिजिन से ले जाते हैं, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ नीचे, ओ बी ओ ए ओ सी ओ बी ओ सी ओ ए, समझ गए ना, बहुत अच्छे। मैं वैसे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कुछ नहीं है। ए बी बराबर बी माइनस ए, बस इतना याद रखो। पता तो है ही हमें कि ओरिजिन से बी लिया जा रहा है और ओरिजिन से ए लिया जा रहा है, तो ओ बी माइनस ओ ए, है ना। करिए, प्रूफ भी हो गया, कोलिनियर है, प्रूफ हो गया, ठीक। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3i कैप माइनस माइनस, बहुत अच्छे। फिर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6i कैप, हाँ माइनस 4k कैप। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, बहुत बढ़िया। अब जरा ए बी का मैग्नीट्यूड बता दो जल्दी से। तो आएगा सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 9 + 1 + 4, 9 4 13 और 1 14, रूट 14। ये आया ना, बहुत अच्छे। बी सी का मोड बताओ, बी सी का मैग्नीट्यूड 2 रूट 4, ये आ रहा ना, बहुत अच्छे। ए सी का मोड बताओ, ये भी आ गया रूट 14, तो अच्छा 3 रूट 14, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ए बी का मॉड प्लस बी सी का मॉड इक्वल आ गया किसके, ए सी के मोड के। ये तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी क्या हों, कोलिनियर हों। ए बी और सी क्या हों, कोलिनियर हों, तभी ये ए बी का मॉड और बी सी के मॉड का जो सम है वो ए सी के मॉड के इक्वल आता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का। एग्जाम्पल नंबर 21 भी हो गया, यानी कि 10.2 और 10.3 तक के सारे एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। अगली क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ रहे होंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।